विद्यार्थियों, आज हम जिस पाठ को पढ़ेंगे उस पाठ का शीर्षक है जब मैं पढ़ता था। इस पाठ में महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी के बारे में लिखा है या अपनी आत्मकथा के बारे में हमें बताया है। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन हैं। महात्मा गांधी जो है हमारे राष्ट्रपिता हैं, देश के नेशन ऑफ फादर। और वे जो हैं हमेशा से सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चले हैं और उन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता है। तो चलिए आगे हम पाठ को पढ़ते हैं। मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे बहुत न्यायप्रिय थे। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और उनके पिता राजकोट के दीवान थे और उनको जो है सत्य, साहस, उदार व्यक्ति थे। उदार मतलब बहुत बड़े मन वाले, माने बड़ा हृदय वाला। उनको न्याय पसंद था। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थी। माने उनकी माता जी जो हैं उनका स्वभाव भी, उनका व्यवहार भी जो है बहुत अच्छा था। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। जो गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 को। आप सभी को पता होगा कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। वहाँ से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी। मैंने उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है उनके पिताजी कहाँ चले गए? राजकोट गए। तब उनकी आयु जो है कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष की थी। एक एक कक्षा पार करके मैं हाई स्कूल में आ गया। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। मंदबुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि कम होती है, वैसे छात्र वे नहीं माने जाते थे। मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। माने वे जो है मंदबुद्धि नहीं थे, तो वे बहुत होशियार थे और उनको अपनी होशियारी पे कोई अहंकार नहीं था। गर्व मतलब अहंकार। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर उन्हें जो है क्या होता था? आश्चर्य होता था। इनाम मतलब तोहफा और छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप है, तो उनको जब ये मिलता था तब उनको आश्चर्य होता था। अपने आचरण की मुझे चिंता रहती थी। मैंने उन्हें अपने आचरण माने व्यवहार की उन्हें चिंता रहती थी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, यह मेरे लिए असहनीय था। मैंने उनको अपने आचरण, अपने व्यवहार की क्या चिंता रहती थी कि उनके हाथ से कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसके लिए उनके शिक्षक जो हैं, अध्यापक जो हैं, उन्हें दंड दे, माने सजा दे। तो ये उनको जो है असहनीय था, माने ये सह नहीं सकते थे वे। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बहुत दुख हुआ था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की थी। माने जब वे कक्षा पहली या दूसरी में थे तब उनको क्या हुआ था? मार, माने सज़ा मिली थी और सज़ा में उनको मार पड़ी थी। तो उनको मार खाने का दुख नहीं था, लेकिन जो है उनको सज़ा का पात्र समझा गया था। सज़ा के योग्य पात्र माने योग्य समझा गया था, तो उनको इस बात की दुख हो रही थी। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। 7वीं माने क्लास 7 में जब वो पढ़ते थे तब की बात बता रहे हैं। हमारे मुख्याध्यापक ने ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। मेरा मन इनमें न लगता था।
मैंने उन जो स्कूल के मुख्य अध्यापक थे उन्होंने क्या किया था, जो बड़े क्लास के छात्र हैं उनके लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था खेलना, लेकिन उनका जो है इनमें मन नहीं लगता था। खेलना अनिवार्य होने के पहले मैं कभी व्यायाम करने या क्रिकेट खेलने गया ही नहीं था। मैंने जब खेलने और व्यायाम को अनिवार्य कर दिया था, मैंने ज़रूरी कर दिया था, तब उसके पहले वे खेले ही नहीं थे और व्यायाम भी नहीं किए थे। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि एक गलती थी। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। वे क्या बोल रहे हैं कि अब उनको लगता है कि उन्होंने जो व्यायाम के प्रति अपनी अरुचि दिखाई थी, रुचि नहीं दिखाई थी व्यायाम में, तो ये बहुत गलत था, है ना। हम सभी को पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी ज़रूरी है सबके लिए। एक शनिवार को शाम 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चल सका। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। उनको एक दिन शनिवार को व्यायाम के क्लास में जाना था, लेकिन उनके पास घड़ी नहीं थी और आकाश में आसमान में जो है बादल छाए हुए थे, तो उनको समय का पता नहीं चल सका और जिसके कारण जो है उनको पहुंचने में वहाँ देरी हो गई थी और सब चले गए थे वहाँ से। दूसरे दिन मुझसे न आने का कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना। मुझे दंड भुगतना पड़ा। मुझे बेहद दुख हुआ। दूसरे दिन जब वे गए व्यायाम की क्लास में, तब उन्होंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया, लेकिन क्या हुआ, उनकी बात पे विश्वास नहीं किया गया और उनको दंड भुगतना पड़ा, दंड को सहना पड़ा। तो इससे जो है उनको बेहद दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय न था। वे जो हैं क्या बोलें कि वे झूठे नहीं थे, लेकिन उसे वे कैसे साबित करेंगे? सिद्ध करूँ साबित करेंगे वे, कोई उपाय नहीं था उनके पास। मैं मन मारकर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। कसरत में न जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कसरत से मुक्ति प्राप्त कर ही ली। उनको कसरत में वे नहीं जाते थे तो उससे उनको नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली थी कसरत से। कसरत वे करना ही नहीं चाहते थे उससे। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी कि स्कूल के समय के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। उनके पिताजी ने हेडमास्टर को चिट्ठी में क्या लिखा था कि स्कूल के समय स्कूल की छुट्टी के बाद जो है उनकी जो उपस्थिति है उसका उपयोग जो है वे क्या करना चाहते हैं, उनकी सेवा में करना चाहते हैं। तो इस कारण जो है उनको कसरत करने से मुक्ति मिल गई थी। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। उन्होंने पुस्तक में पढ़ा था, हम सभी जानते हैं कि सुबह का प्रातःकाल का घूमना जो है कितना लाभकारी होता है ना, सभी के लिए। तो यह बात जो है उनको अच्छी लगी और उन्होंने क्या किया था, उसकी आदत डाल ली थी सुबह उठकर घूमने की। इससे मेरा शरीर तगड़ा हो गया, यानी व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा। और वे जो सुबह प्रातःकाल जो वे घूमते थे तो उससे उनका शरीर क्या हो गया था, तगड़ा हो गया था, स्वस्थ हो गया था। तो इस कारण उन्होंने क्या किया था कि व्यायाम करने के बदले उन्होंने सुबह घूमना ही ज़्यादा ज़रूरी समझा। इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सज़ा नहीं भोगनी पड़ी, पर एक गलती की सज़ा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं यही जानता था कि पढ़ाई में सुंदर लेखन ज़रूरी नहीं है। वे क्या सोचते थे, क्या जानते थे कि पढ़ाई करना ज़रूरी है, लेकिन अच्छा अक्षर हो या ना हो, अच्छा लेखन लिखावट अच्छी हो या ना हो, सुंदर हो या ना हो, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है।
विलायत जाने तक यह विचार बना रहा। विलायत मतलब विदेश। विदेश जाने के पहले तक उनके मन में यही ख्याल बना रहा था। बाद में और ख़ास करके दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों और अन्य पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। लेकिन बाद में क्या हुआ था, जब वे दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ पे जो है वकील थे और पढ़े लिखे जो माने लड़के थे, तो उनके जैसे उनके जो अक्षर हैं, उनकी जो लिखावट है वो कैसे थे, मोती के दानों जैसे। तो उसे देखकर उनको क्या हुआ, माने वे शर्मा गए और पछताए अपने आप में। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। उन्होंने क्या महसूस किया, अनुभव किया कि जो खराब अक्षर है वो अधूरी शिक्षा है, पूरी शिक्षा नहीं है। बाद में मैंने अक्सर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पका घड़ा कहीं चाक पर चढ़ता है। उन्होंने बाद में क्या किया था, अपने अक्षर को सुधारने की प्रयत्न किया, कोशिश की, पर लेकिन उनका अक्षर नहीं सुधरा। सभी मेरे उदाहरण से सबक लें और समझें कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। वे क्या बोल रहे हैं कि मेरे इस बात से सभी कोई, मेरे उदाहरण से जो है सभी कोई सबक ले और क्या करें, माने अच्छे जो अक्षर हैं उसको विद्या का एक आवश्यक अंग माने। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है, इसलिए बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए। वे क्या बोल रहे हैं कि जो अच्छे अक्षर सीखने के लिए सबसे पहले जो है बच्चों को क्या करना चाहिए, चित्रकला माने पेंटिंग करना सिखाना चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचानता है, उसी तरह जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर पहचानना और लिखना सीखें, तो उससे अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। इस समय के विद्या अध्ययन के कुछ संस्मरण और भी उल्लेखनीय हैं। माने अभी जो है वो बता रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था, उनका जो माने संस्मरण है, जो यादें हैं वो बहुत उल्लेखनीय हैं। छठी कक्षा में मेरे संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर मास्टर बहुत कड़े मिजाज के थे। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास करते थे, परंतु मैंने संस्कृत की कक्षा छोड़कर फ़ारसी की कक्षा में बैठना शुरू कर दिया। फ़ारसी के मौलवी बहुत नरम दिल के थे, लेकिन इस बात से संस्कृत शिक्षक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे समझाया, मैं तो सब छात्रों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ, आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे। माने संस्कृत में क्या होता है, बहुत रस रहता है। तुम्हें यूं हारना नहीं चाहिए, तुम फिर से मेरी कक्षा में आकर बैठो। माने उनको क्या था, संस्कृत की पढ़ना उनके अच्छा नहीं लगता था। वे माने हार मान गए थे कि वे संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें माने जो संस्कृत के शिक्षक कृष्ण शंकर मास्टर जी थे, उन्होंने उन्हें समझाया कि तुम्हें हारना नहीं चाहिए और मेरी कक्षा में फिर से आकर बैठना चाहिए। मैं आज कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानता हूँ, क्योंकि जितनी संस्कृत मैं उस समय सीखा उतनी भी न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों का रस न ले पाता। माने वे क्या बोल रहे हैं कि वे अभी तक जो है उनका उपकार मान रहे हैं कि उन्होंने उस समय अगर उनको नहीं मैंने समझाया होता तो वे आज क्या होते, संस्कृत के शास्त्र का वे रस नहीं ले पाते। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। मैंने महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं कि वे मानते हैं कि भारतवर्ष माने हमारा जो देश है उसके पाठ्यक्रम माने सिलेबस में जो है मातृभाषा के अतिरिक्त संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का भी स्थान होना चाहिए। भाषाओं की संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धतिपूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर ना हो तो ये भाषाएं सीखने में
बहुत ही आनंद आएगा। मैंने क्या बोल रहे हैं वे कि भाषा को अगर नियम पूर्वक नियम के अनुसार सिखाई जाए तो अंग्रेजी भाषा माने अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पे माने अंग्रेजी के द्वारा हम जो सीख रहे हैं तो इसका बोझ अगर हम पे ना हो तो भाषाएं सीखने में भी बहुत आनंद आएगा, मज़ा आएगा। जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरी भाषा का ज्ञान सुलभ हो जाता है। वे बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीखता है तो उसके लिए जो है दूसरी भाषा का ज्ञान भी जो है सुलभ हो जाता है, माने आसान हो जाता है। आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा।